नमस्कार। हाँ। आज हम एक गहरी पड़ताल करेंगे झारखंड की। हाँ, झारखंड यानी जंगलों की भूमि। नाम ही कितना कुछ कहता है। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो भारत की सांस्कृतिक विविधता पर आधारित एक किताब के कुछ अंश हैं। तो चलिए इन स्रोतों के जरिए झारखंड के इतिहास, संस्कृति और उसकी जो एक अनोखी पहचान है उसे समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, शुरू करते हैं नाम से ही। झारखंड मतलब जंगलों का इलाका। सही। प्राचीन काल में देखें तो इसका उत्तरी हिस्सा मगध से जुड़ा था और दक्षिणी कलिंग साम्राज्य से। फिर तो मौर्य आए, गुप्त आए, दिल्ली सल्तनत, मुगल और आखिर में अंग्रेज। हाँ, अंग्रेजों का कब्जा हुआ। हाँ, और दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा कि इस इलाके को झारखंड नाम भी अंग्रेजों ने ही दिया था, ऐसा स्रोत बताते हैं। अच्छा। पर जल्द ही उनके जो तौर तरीके थे, खासकर जमीन और जंगल को लेकर, उनके खिलाफ स्थानीय लोगों में, आदिवासियों में बहुत गुस्सा पनपने लगा। विरोध शुरू हुआ होगा फिर। हाँ। बिल्कुल, यहीं से वो विरोध का सिलसिला शुरू होता है। 18वीं सदी के आखिर में तिलका मांझी ने आवाज उठाई, फिर 19वीं सदी में बिरसा मुंडा का वो जबरदस्त आंदोलन हुआ। हाँ, भगवान बिरसा मुंडा। हाँ, उन्हें आज भी भगवान मानते हैं वहाँ। और फिर सिद्धो कान्हो जैसे नायक भी थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। तो ये सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं था। नहीं, ये विरोध महज विद्रोह नहीं थे। ये असल में अपनी जमीन, अपनी पहचान, अपने जीने का तरीका बचाने की लड़ाई थी। समझ गया। अच्छा, फिर आजादी मिली, उसके बाद क्या हुआ? झारखंड तो तुरंत नहीं बना। नहीं, बिल्कुल नहीं। आजादी के बाद भी झारखंड का सफर आसान नहीं था। ये लंबे समय तक बिहार का ही हिस्सा रहा। हाँ, ये तो पता है। फिर कई सालों का संघर्ष हुआ, अलग राज्य की मांग उठी, आंदोलन हुए और आखिरकार 15 नवंबर 2000 को बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर। हाँ, बिल्कुल, उसी दिन रांची को राजधानी बनाकर झारखंड भारत का एक अलग राज्य बना। और आज इसके पड़ोसी राज्य, उत्तर में बिहार है, पश्चिम में यूपी और छत्तीसगढ़, दक्षिण में उड़ीसा और पूरब में पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा यहाँ के भूगोल और लोगों को और समझते हैं। जरूर। जैसा नाम से ही जाहिर है, जंगलों की भूमि, तो जंगल तो यहाँ की पहचान है ही। बिल्कुल। राज्य का ज्यादातर हिस्सा छोटा नागपुर पठार पर है। हाँ, और नदियां भी कई हैं, कोयल, दामोदर, ब्रह्मणी, खड़कई और वो स्वर्ण रेखा नदी भी यहीं से निकलती है। ये जंगल और नदियां ही वहाँ के जीवन का आधार हैं। खासकर जो आदिवासी समुदाय है उनके लिए तो ये सब कुछ है। सही कहा। और लोगों की बात करें तो आदिवासी विविधता अरे कमाल की है। स्रोत बताते हैं कि यहाँ करीब 32 अलग अलग आदिवासी समूह हैं। 32? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, अब सबका जिक्र करना तो मुश्किल है लेकिन जैसे मुंडा, संथाल, उरांव, हो, खड़िया, ये कुछ प्रमुख समूह हैं। आबादी का एक बड़ा और बहुत अहम हिस्सा है ये। और ये विविधता सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये झारखंड की सांस्कृतिक पहचान की जान है, उसकी आत्मा है। हर समूह की अपनी भाषा, अपनी परंपराएं, अपना अलग इतिहास। तो ये विविधता कलाओं में भी दिखती होगी? यकीनन। स्रोत बताते हैं कि यहाँ कुछ पुरातात्विक खोजें हुई हैं। मिट्टी के पुराने बर्तन मिले हैं, गुफाओं में चित्र जो शायद हड़प्पा से भी पहले के हो सकते हैं। हाँ, ये वाकई में बहुत दिलचस्प बात है। ये खोजें इशारा करती हैं कि यहाँ बहुत ही पुरानी और शायद एक अलग ही तरह की संस्कृति रही है। और कमाल की बात यह है कि उसकी झलक आज भी जिंदा है ना? बिल्कुल। जैसे लकड़ी पर नक्काशी का काम देखिए, पत्थर पर कारीगरी है, आदिवासी गहने बनते हैं और खास तौर पे यहाँ की पेंटिंग्स। कौन सी खास है? 2 शैलियां तो बहुत मशहूर हैं, कोहवर और सोहराई। अच्छा, कोहवर और सोहराई। हाँ, कोहवर कला अक्सर शादी ब्याह के मौकों पर घरों की दीवारों पर बनाई जाती है। उसमें कंघी या उंगलियों से ही पैटर्न बना देते हैं। और सोहराई कला फसल कटाई के बाद दीवारों पर बनती है। एक तरह से अच्छी फसल का स्वागत करने का तरीका है ये। वाह। और इनमें रंग कैसे इस्तेमाल होता है, केमिकल वाले या? यही तो खास बात है। आज भी इनमें ज्यादातर प्राकृतिक रंगों का ही इस्तेमाल होता है। मिट्टी अलग अलग तरह की, पत्थर, कोयला। सोचिए जरा, मतलब ये परंपरा कितनी पुरानी जड़ों से जुड़ी हुई है। बिल्कुल। इसके अलावा पैथकर पेंटिंग भी है जो एक तरह से कहानी कहने का पारंपरिक तरीका है, स्क्रोल पर बनती है। और वो गोदना टैटू। हाँ, गोदना, वो भी। टैटू बनवाने की परंपरा भी कई आदिवासी समुदायों में बहुत गहरी है। ये सिर्फ सजावट नहीं है, ये पहचान और परंपरा का हिस्सा है। और बाकी शिल्प, लकड़ी, बांस।
हाँ, लकड़ी और बांस का काम तो बहुत होता है। बर्तन, टोकरियां, मुखौटे, ये सब सिर्फ चीजें नहीं हैं, ये वहाँ के जीवन और जंगल से जो रिश्ता है उसका सबूत है। अच्छा, इतनी विविधता है लोगों में, तो जाहिर है भाषाएं भी कई होंगी। भाषाओं का एक पूरा गुलदस्ता खिला हुआ है। अच्छा, मतलब कौन कौन सी भाषाएं? मौके तौर पर देखें तो 3 मुख्य भाषा परिवार मिलते हैं। एक है मुंडा परिवार। मुंडा, इसमें कौन सी आती हैं? इसमें संथाली, मुंडारी, हो, भूमिज, खड़िया जैसी भाषाएं आती हैं। संथाली और मुंडारी तो काफी बड़े इलाके में बोली जाती हैं। ठीक है, और दूसरा? दूसरा है इंडो आर्यन परिवार। इसमें नागपुरी, खौरठा, पंचपरगनिया जैसी भाषाएं हैं और हिंदी की भी स्थानीय बोलियां हैं, जैसे भोजपुरी, मगई, बंगाली और उड़िया भी बोली जाती हैं कुछ हिस्सों में। और तीसरा? तीसरा है द्रविड़ परिवार। इसमें कुरुक भाषा है जो उरांव जनजाति बोलती है और माल्टो है जो पहाड़िया जनजाति की भाषा है। और उर्दू? हाँ, उर्दू को भी अतिरिक्त आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला हुआ है। स्रोत में एक बड़ी दिलचस्प बात लिखी है कि कुछ लोगों का मानना है कि कुछ जनजातीय भाषाओं का संबंध शायद हड़प्पा की लिपि से हो सकता है। हाँ, ये एक सिद्धांत है जिस पर मतलब शोध चल रहा है, अभी कुछ पक्का नहीं कह सकते। लेकिन अगर ये साबित हो जाए तो सोचिए, ये न सिर्फ झारखंड बल्कि शायद पूरे सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास और भाषा को समझने में एक क्रांति ला सकता है। ये तो वाकई बड़ी बात होगी। लेकिन फिलहाल तो ये भाषाई विविधता ही झारखंड की पहचान है। ये दिखाती है कि यहाँ कितने अलग अलग समुदाय आकर बसे हैं, उनका इतिहास क्या रहा है। चलिए, अब जरा पहनावे और खान-पान की बात कर लेते हैं। पारंपरिक पहनावा कैसा है वहाँ का? आमतौर पर अगर देखें तो पुरुष एक कपड़ा पहनते हैं जिसे भगवान कहते हैं, शरीर पर लपेटते हैं। अच्छा। या फिर धोती कुर्ता। अच्छा। और महिलाएं साड़ी ब्लाउज पहनती हैं। पर हाँ, ये भी है कि आजकल शहरों में और खासकर युवा पीढ़ी में पहनावा बदल रहा है, जैसे हर जगह बदल रहा है। वो तो है, लेकिन आदिवासी समुदायों का कुछ खास पहनावा है? हाँ बिल्कुल, महिलाओं की पारंपरिक पोशाक को पांची कहते हैं, जो नीचे पहना जाता है और पहरान ऊपर। ये अक्सर हाथ से बुने होते हैं और इनको पहनने का तरीका भी खास होता है। और रेशम का भी जिक्र आता है। हाँ, झारखंड अपने रेशम के लिए खासकर टसर सिल्क के लिए जाना जाता है। अंजना और स्वर्ण रेखा सिल्क भी होते हैं। और गहने, आपने गोदना का जिक्र किया था। हाँ, गोदना के अलावा आदिवासी महिलाएं चांदी के, मोतियों के और कभी-कभी सोने के भी पारंपरिक डिजाइन वाले गहने पहनती हैं। काफी सुंदर होते हैं वो। ठीक है, और अब आते हैं खाने पर। जंगलों की भूमि का असर खाने पर भी दिखता होगा? यकीनन दिखता है। यहाँ का खाना आमतौर पर बहुत सादा होता है, लेकिन पौष्टिक और सुपाच्य। मतलब रोजमर्रा के खाने में? हाँ, मुख्य भोजन है चावल, रोटी, दाल, सब्जी। सब्जी को वहाँ तरकारी भी कहते हैं। और भुजिया। अच्छा, तरकारी और भुजिया। हाँ, और साथ में अचार, चटनी, पापड़, ये सब तो होता ही है। मांसाहारी खाने में चिकन, मटन और मछली भी बनते हैं। चीज है पंचफोरन। पंचफोरन? हाँ, 5 साबुत मसाले, जीरा, सरसों, सौंफ, मेथी और कलौंजी। इनका मिश्रण दाल और सब्जियों में तड़के के लिए इस्तेमाल होता है। बड़ा अच्छा स्वाद आता है इससे। ये तो दिलचस्प है। तो मतलब खाना सादा है लेकिन स्वाद वाला। बिल्कुल, और ज्यादातर चीजें ताजी और स्थानीय उपज पर आधारित होती हैं। अच्छा, कुछ खास पकवान जो बहुत लोकप्रिय हो वहाँ? हाँ, बिल्कुल है। जैसे एक है धुसका। धुसका? हाँ, ये क्या होता है? ये चावल और दाल के घोल से बनी थोड़ी मोटी तली हुई पूड़ी जैसी होती है। इसे अक्सर सुबह नाश्ते में चने की सब्जी या आलू की सब्जी के साथ खाते हैं। बहुत स्वादिष्ट होती है। सुनने में तो अच्छा लग रहा है। और फिर है चिल्का रोटी। ये भी चावल और चने के आटे से बनती है, डोसे जैसी पतली होती है। लिट्टी तो है ही। हाँ, लिट्टी तो बिहार से लगती हुई है। यह एक और अनोखी चीज है, रुगड़ा। रुगड़ा? ये कैसा नाम है? ये दरअसल बरसात के मौसम में जमीन की नीचे उगने वाला एक तरह का गोल गोल मशरूम होता है। अच्छा, मशरूम? हाँ, देसी मशरूम। इसकी सब्जी बनती है और मीठे में मालपुआ है, ठेकुआ है। ठेकुआ तो छठ पूजा में खास तौर पर बनता है। काफी वैरायटी है। और पीने के लिए कुछ खास? हाँ, स्थानीय पेय में हंडिया बहुत आम है। हंडिया? ये चावल को फर्मेंट करके कुछ जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर बनाया जाता है। ये उनके सामाजिक और धार्मिक मौकों का एक अहम हिस्सा है। अच्छा। इसके अलावा महुआ के जो फूल होते हैं उनसे भी एक पेय तैयार किया जाता है। महुआ? सुना है इसका नाम? हाँ, तो ये सब दिखाता है कि खानपान वहाँ की जमीन, वहाँ की उपज और संस्कृति से कितना गहराई से जुड़ा हुआ है। खानपान की बात हो गई, अब आते हैं त्योहारों और मेलों पर।
लगता है झारखंड इस मामले में बहुत समृद्ध है। अरे बहुत ज्यादा। यहाँ तो साल भर कोई ना कोई त्योहार या मेला चलता ही रहता है। कुछ खास त्योहारों के बारे में बताइए। सबसे अहम त्योहारों में से एक है सरहुल। सरहुल। हाँ, ये वसंत का त्योहार है। जब साल के पेड़ों पर नए फूल आते हैं ना, तब ये मनाया जाता है। ये प्रकृति का और भाईचारे का उत्सव है। अच्छा, और? फिर है सोहराई। ये दिवाली के ठीक बाद अमावस्या को मनाया जाता है। इसमें पशुओं की पूजा होती है, खासकर बैलों की। और घरों के दीवारों पर वो जो सोहराई पेंटिंग की हमने बात की थी, हाँ, वो इसी त्योहार पर बनाई जाती हैं। ओके। और करम? करम त्योहार भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये शक्ति और यौवन के देवता हैं, करम देवता। उनकी पूजा होती है। इसमें युवा लड़के लड़कियां मिलके नाचते गाते हैं, करम पेड़ की डाली लगाते हैं। अगस्त सितंबर में होता है ये। और छठ पूजा का क्या? वो तो पूरे देश में। हाँ, छठ पूजा यहाँ भी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, साल में 2 बार, मार्च और नवंबर में। सूर्य देव की उपासना होती है। बिल्कुल। एक और अनोखा त्योहार है टूसू परब या मकर। ये फसल कटाई से जुड़ा है, जनवरी में होता है। इसमें खास तौर पर अविवाहित लड़कियां रंगीन कागज और बांस से चोड़ाल नाम की एक आकृति बनाती हैं और उसे सजाकर नदी में विसर्जित करती हैं। वाह, ये तो अलग है। हाँ, इनके अलावा भी बहुत से त्योहार हैं। हल पुन्या है, जो खेती की शुरुआत का त्योहार है। बंदना है, पशुओं से जुड़ा। जानी शिकार है, जो एक पारंपरिक शिकार उत्सव है। लिस्ट लंबी है। और मेले? मेले भी बहुत लगते हैं, जगह जगह पर, जैसे कुंदा मेला, चतरा मेला, लावा लौंग मेला। ये सब सिर्फ बाजार नहीं होते, ये सामाजिक मेल जोल, मनोरंजन और उल्लास के बड़े केंद्र हैं। सही बात है। ये सारे त्योहार और मेले ये सिर्फ छुट्टी के दिन नहीं लगते। बिल्कुल नहीं, ये तो वहाँ के कृषि चक्र, वहाँ के समुदाय, उनकी आस्था, इन सब का आईना है। त्योहारों की बात हो और नाच गाने का जिक्र न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ, बिल्कुल। तो झारखंड की प्रदर्शन कलाओं के बारे में क्या खास है? नृत्य वगैरह। झारखंड की संस्कृति की जान है वहाँ का संगीत और नृत्य। ये उनके जीवन का हिस्सा है। हर खुशी, हर मौके पर आपको नाच गाना मिलेगा। जैसे? कुछ खास नृत्यों के नाम? जैसे? एक है मर्दानी झूमर। ये पुरुषों का नाच है जो फसल के मौसम में होता है। इसमें खास वाद्य यंत्र बजते हैं, शहनाई, ढोल, नगाड़ा, करताल। फिर है पाइका। ये भी पुरुषों का ही नृत्य है, लेकिन ये मार्शल आर्ट जैसा है। नर्तक ढाल और तलवार लेकर नाचते हैं। अक्सर शादियों और समारोहों में देखने को मिलता है। अच्छा, पाइका। और वो छऊ नृत्य, उसका नाम तो बहुत सुना है। हाँ, छऊ नृत्य, ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर है। कहते हैं इसका नाम छाया यानी परछाई, या शायद मुखौटे से पड़ा है। मुखौटे पहनते इसमें? हाँ, बहुत बड़े बड़े रंगीन मुखौटे पहनकर नर्तक रामायण, महाभारत या लोक कथाओं का मंचन करते हैं। इसकी 3 शैलियां हैं, जिनमें से एक झारखंड के सरायकेला में विकसित हुई और इसे यूनेस्को ने भी मान्यता दी है 2010 में। वाह, ये तो बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल। इसके अलावा मुंडारी नृत्य है, संथाल नृत्य है। ये सब सामुदायिक नृत्य हैं, मतलब गांव के सभी लोग, महिला पुरुष, मिलकर इनमें हिस्सा लेते हैं। ये बढ़िया है, तो समुदाय का जुड़ाव दिखता है इससे। हाँ, और भी बहुत से नृत्य हैं। अग्नि नृत्य है, जो अग्नि देवता के सम्मान में होता है। फगुआ, नचनी, जामदा, घटवारी, लिस्ट बहुत लंबी है। संगीत के बारे में कुछ बताइए। नृत्य है तो संगीत भी होगा ही। संगीत तो जैसे वहाँ के हवा में घुला हुआ है। लोकगीत हैं, झूमर, डोमकच, जनानी झूमर, झूमटा, ये हर मौके पर गाए जाते हैं। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं, ये उनके अनुभवों, उनकी भावनाओं को दर्शाते हैं। और वाद्य यंत्र कुछ खास हैं? हाँ, वाद्य यंत्र भी बहुत खास और पारंपरिक हैं। जैसे मांदर है, जो एक तरह का ढोल होता है, संथालों के झूमर में खूब बजता है। बांसुरी है, शहनाई है, नगाड़ा है, सिंगा है, जो फूंक मारकर बजाया जाता है। अच्छा। पाइका नृत्य में शहनाई, भेरी, नरसिंहा, ढाक, नगाड़ा बजते हैं। छऊ में नगाड़ा, झांझ, मोहुरी, तुरी, ढोल, धुमसा, भेरी, बांसुरी, शंख, हर नृत्य और संगीत शैली के अपने खास वाद्य यंत्र हैं। तो मतलब संगीत, नृत्य और नाटक ये सब अलग अलग नहीं है? नहीं, ज्यादातर मौकों पर ये सब एक साथ चलते हैं। त्योहारों पर अस्थायी मंच बनाकर नाटक भी खेले जाते हैं, जिनमें लोक संगीत और लोक नृत्यों का ही इस्तेमाल होता है। मिट्टी के मुखौटे भी इस्तेमाल होते हैं। ये सब मिलकर समुदाय के जीवन को रंगीन और जीवंत बनाते हैं।
हमने कला, संगीत, नृत्य की बात की। दृश्य कला जैसे पेंटिंग के अलावा और क्या है? दृश्य कला की भी बहुत समृद्ध विरासत है। पुरातात्विक साक्ष्य तो हैं ही, जैसे चट्टानों पर या गुफाओं में चित्र, पुरानी नक्काशी, मंदिरों के अवशेष, मूर्तियां, मिट्टी के बर्तन। हाँ, वो इसको वगैरह की गुफाएं। बिल्कुल। और ख़ास बात यह है कि तब भी प्राकृतिक सामग्री का इस्तेमाल होता था, और आज भी जो कलाएं जिंदा हैं उनमें भी प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल होता है। ये परंपरा लगातार चली आ रही है। जैसे पेंटिंग में हमने बात की थी पत्थर, जादूपटिया, सोहराई, खोवर। हाँ, ये सब पारंपरिक चित्रकला शैलियाँ हैं। सोहराई और खोवर तो खास तौर पर कृषक समुदायों की महिलाएं करती हैं। इनके अलावा भी डोकरा, धातु की ढलाई, गंजू, कुड़मी, मुंडा, तुरी, राणा, तेली, प्रजापति कला, अलग-अलग समुदायों की अपनी खास कलाएं हैं। और शिल्प, लकड़ी और बांस का जिक्र हुआ था। हाँ, जंगल है तो लकड़ी और बांस तो बहुतायत में है। तो बांस से शिकार और मछली पकड़ने के औजार, टोकरियां खूब बनती हैं। लकड़ी से बर्तन, सजावटी सामान, फर्नीचर बनते हैं। मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन भी बनते हैं, फूलदान, मटके वगैरह। इसके अलावा गोंडा घास से सुंदर वस्तुएं बनती हैं। रेशम की साड़ियां तो हैं ही, कागज की लुगदी से उत्पाद बनते हैं, लाख के गहने, चमड़े का काम, टेराकोटा का काम। कुम्हार समुदाय इसमें माहिर है। तो मतलब कला और शिल्प वहाँ के रोजमर्रा के जीवन और संसाधनों से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। एकदम। वो सिर्फ सजावट की चीजें नहीं, जरूरत की चीजें भी हैं, और पहचान का हिस्सा भी। ठीक है, अब समकालीन झारखंड की बात करते हैं। राज्य बनने के बाद क्या कुछ बदला है, खासकर संस्कृति के क्षेत्र में? देखिए, राज्य बनने के बाद एक चीज तो हुई है कि अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और उसे बढ़ावा देने पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। किस तरह से? जैसे पुरातात्विक जगहों को संरक्षित करने के लिए काम हो रहा है, वर्कशॉप्स हो रही हैं, स्थानीय कलाओं और शिल्पों को एक मंच देने के लिए, उन्हें बाजार दिलाने के लिए सरकारी स्तर पर कोशिशें हो रही हैं। राज्य स्तरीय उत्सव होते हैं जहां इन कलाओं का प्रदर्शन होता है। और पर्यटन का क्या हाल है? जंगलों की भूमि पर्यटकों को भी खींचती होगी। हाँ, बिल्कुल खींच रही है। झारखंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए, झरने हैं, पहाड़ हैं, जंगल हैं, इनके लिए मशहूर हो रहा है। कोई खास जगह? यह कि यहाँ के जो पारंपरिक शिल्प हैं, जैसे बांस और लकड़ी का काम, आदिवासी पेंटिंग, पत्थर की नक्काशी, इनको भी पर्यटन से जोड़ा जाए। और एक और बात, रांची फिर से शिक्षा के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर रहा है। और खेल। हाँ, खेल। हॉकी और तीरंदाजी में तो झारखंड का नाम बहुत ऊपर है। बिल्कुल। हॉकी और तीरंदाजी में तो झारखंड ने देश को कई अंतर्राष्ट्रीय सितारे दिए हैं। क्रिकेट में भी अब नाम कमाया है। महेंद्र सिंह धोनी तो वहीं से हैं। हाँ, ये तो है। तो ये सब दिखाता है कि झारखंड अपनी जड़ों को, अपनी विरासत को सहेजते हुए आधुनिक दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो कुल मिलाकर अगर हम सार निकालें तो झारखंड एक ऐसी जगह है जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, इतिहास बहुत पुराना है, जिसका दिल आदिवासी संस्कृति में धड़कता है। हाँ, और जहाँ कला, संगीत, नृत्य, परंपराएं, ये सब आज भी जिंदा हैं, रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं। बिल्कुल। और जो अपनी जंगलों की भूमि वाली पहचान को बनाए रखते हुए आधुनिक आकांक्षाओं को भी पूरा करने की कोशिश कर रहा है। सही कहा। और अंत में एक विचार छोड़ने वाली बात जो हमारे स्रोतों से ही निकली है। हाँ, वो जो बात थी ना कि कुछ जनजातीय भाषाओं और हड़प्पा लिपि के बीच कोई संभावित संबंध हो सकता है। हाँ, वो सिद्धांत। जरा सोचिए, ये कितना रोमांचक है कि अगर भविष्य में कभी किसी भी तरह से ये संबंध पक्का साबित हो जाए तो ये हमारी समझ को कितना बदल देगा। किस बारे में? न सिर्फ झारखंड के सुदूर अतीत के बारे में, बल्कि शायद पूरी की पूरी सिंधु घाटी सभ्यता और उसकी वो अनसुलझी लिपियां, उसकी पहेलियां, उनके बारे में भी। कौन जाने, इतिहास के कौन से नए अनछुए पन्ने खुल जाएं, क्या नए कनेक्शन सामने आ जाएं। ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है और सोचने वाली बात है ना? बिल्कुल। और इसी दिलचस्प सवाल के साथ मुझे लगता है आज की ये गहरी पड़ताल यहीं खत्म करते हैं। हाँ, बिल्कुल।